नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एचपी स्टडी हब में। हम डिस्कस कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज सीरीज़ है, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम लाइक बीएड एंट्रांस, एमएड एंट्रांस, टेट, टीजीटी और एनी अदर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, जिसके ऑलरेडी हम काफ़ी लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही जो कमीशन कमेटी से रिलेटेड जो वीडियो का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उन अदर वीडियो को देख सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इन सभी जो क्वेश्चन की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज के इस लेक्चर को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज। जो एनसीटीई की बात इसमें की जा रही है। एनसीटीई का जो सिंपली पूछा है कि रोल क्या है एजुकेशन सिस्टम में। ऑप्शन ए, टू ओपन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के कॉलेज को ओपन करना, या फिर ऑप्शन बी, टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन, रिसर्च को प्रमोट करना एजुकेशन में, या फिर ऑप्शन सी, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन के कॉलेज हैं उनमें स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, या फिर ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड ग्रांट टू कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन के जितने भी कॉलेज हैं उनको ग्रांट प्रोवाइड करना। एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, सिंपली इसमें राइट आंसर की मैं अगर बात करूं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। इसका मेन जो एम है मेंटेन करना एक एजुकेशन कॉलेजेस के जो सिस्टम है या फिर स्टैंडर्ड को इनके द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसी के जो गाइडलाइन के अनुसार इसमें हम देख सकते हैं बीएड, एमएड और टीचर्स से रिलेटेड अदर जितने भी टीचर की ट्रेनिंग से रिलेटेड सभी बात का इसमें ध्यान रखा जाता है एनसीटीई के द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा एनसीटीई का गठन कब किया गया है। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई है। एनसीईआरटी की स्थापना की बात की जाए, ऑप्शन है 1961, 62, 63 या फिर 64। राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी की स्थापना की गई है 1961 में, अंडर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है जिसको लिटरेरी साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसके तहत इसकी जो स्थापना की गई थी 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ। एनसीईआरटी को देखा जाए तो ये नेशनल लेवल पे काम करती है। इसके साथ ही जो हर एक स्टेट की अपनी एक एससीईआरटी होती है, एससीईआरटी। तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन आज रहेगा, हिमाचल प्रदेश जो एससीईआरटी का मुख्यालय किस जिले में है अब या फिर कहाँ पे है। उसका राइट आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल बिकॉज। जो निबंध प्रकार के जो परीक्षण होते हैं कहा जाता है कि ये काफ़ी जो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होते हैं। क्या कारण है इसका जो ये विश्वसनीय नहीं होते हैं। ऑप्शन है देयर आंसर आर डिफरेंट, उनके आंसर्स डिफरेंट होते हैं, या फिर ऑप्शन बी, देयर रिजल्ट्स आर डिफरेंट, उनके रिजल्ट भी डिफरेंट होते हैं, या फिर ऑप्शन सी, देयर चेकिंग इज अफेक्टेड बाय एग्जामिनर मूड, उसकी जो चेकिंग होती है वो अफेक्ट करती है एग्जामिनर के मूड को, या फिर ऑप्शन डी, देयर रिस्पॉन्डिंग स्टाइल आर डिफरेंट, उनको जो रिस्पॉन्स करने का स्टाइल काफ़ी डिफरेंट होता है। सिंपली इसमें राइट आंसर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन सी इन ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा। जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं उनकी चेक करते समय जो टीचर का जो एग्जामिनर का मूड होता है उसको अफेक्ट करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं। इसमें हम सिंपली देख सकते हैं कि कब टीचर का मूड कैसा हो तो उसमें से वो नंबर मार्क्स देने में भी उसमें अलग अलग हो सकता है। इसलिए जो टेस्ट को ज़्यादातर इसमें एमसीक्यू फॉर्म्स में ही देखा जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का ज़्यादा मूड नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन क्लास अ टीचर शुड। कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। अब एक टीचर आप हैं तो आपकी एक क्लासरूम है, सबसे पहले तो आप चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो मेंटेन जो रुचि उनकी है, इंटरेस्ट बना रहे क्लास में, उसके लिए आप एज अ टीचर क्या करेंगे। ऑप्शन ए, यूज़ ब्लैक बोर्ड, या फिर ऑप्शन बी, डिस्कस, या फिर ऑप्शन सी, टेल स्टोरीज, या फिर ऑप्शन डी, आस्क क्वेश्चन। उनका जो इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आप बीच में किसी से भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें रहेगा आस्क
क्वेश्चन, ताकि इंटरेस्ट जो स्टूडेंट्स का आपस में भी बना रहे। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल, सभी को एक समान एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। या फिर ऑप्शन बी, टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम, पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना। या फिर ऑप्शन सी, टू लिंक द एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक करना। या फिर ऑप्शन डी, टू डीलिंक द डिग्री विद एजुकेशन, जो डिग्री एजुकेशन के साथ उसको डीलिंक करना। राइट आंसर इसमें रहेगा एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन पर्पज़ है या फिर उद्देश्य है वो है ऑप्शन बी, टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। इसी के द्वारा जो एजुकेशन में किस प्रकार की कमियां हैं या फिर कौन से रिसर्च वर्क या फिर कुछ अन्य चीज़ें इसमें जोड़नी है, वही जो मेन पर्पज़ था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही रहेगा, टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम, ताकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम और बेहतर हो सके। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं इसमें। द पॉलिसी एनविसेज अ न्यू करिकुलर एंड पेडालॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन दैट इज रिस्पॉन्सिव एंड रिलेवेंट टू द नीड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लर्नर एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट। इस प्रकार से हम देख सकते हैं पॉलिसी ने काफ़ी प्रयत्न किए हैं जो नई करिकुलर और पेडालॉजिकल स्ट्रक्चर को, ताकि स्टूडेंट्स या लर्नर या फिर सभी का इसमें इंटरेस्ट बना रहे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। तो आगे हम देख सकते हैं, द पॉलिसी एम्स टू शेप एन एजुकेशन सिस्टम, पॉलिसी का जो एम है, उद्देश्य है, शेप है एजुकेशन सिस्टम को, जो कि बेनिफिट करे इंडियाज चिल्ड्रन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इट इज़ नेसेसरी, कि हमें शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए ज़रूरी है ताकि हम शिक्षा का स्तर ऊंचा कर सके। ऑप्शन ए, टू इवेलुएट द स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली, स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली इवेलुएट या फिर उनका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। या फिर ऑप्शन बी, टू गिव हाई सैलरी टू टीचर, टीचर को जो हाई सैलरी प्रोवाइड की जाए। या फिर ऑप्शन सी, टू रिवाइज करिकुलम, जो पाठ्यक्रम होता है सिलेबस को रिवाइज किया जाए। या फिर ऑप्शन डी, टू मेक गुड स्कूल बिल्डिंग, या फिर स्कूल की बिल्डिंग को अच्छा बनाया जाए। किस प्रकार से हम शिक्षा का स्तर बढ़ा सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट आंसर की मैं इसमें बात करूं तो ऑप्शन ए, कंटिन्यूसली जो इवैल्यूएशन होती है स्टूडेंट्स की, इसी प्रकार हम जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बढ़ा सकते हैं। सिंपली CCE, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट RTE एक्ट 2009 ने ऑलरेडी जो दे रखा है कि स्टूडेंट्स का कंटिन्यूसली इवैल्यूएशन होते रहना चाहिए। इसमें हम 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ इस प्रकार का इवैल्यूएशन इसमें देखने को हमें मिलता है, जिससे कि हम स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स को या फिर उसको रेमेडियल टीचिंग देनी चाहिए या फिर किस प्रकार से उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर किया जाए। उसी तरह हम जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा, टू इवेलुएट द स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली, स्टूडेंट्स को हर प्रकार से हमने करिकुलर भी या फिर को करिकुलर सभी प्रकार से हमने स्टूडेंट्स को इवेलुएट करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास, टू बी पंक्चुअल इन क्लास, टू रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर ऑप्शन डी, टू बी गुड ओरेटर या फिर गुड ओरेटर बने। शिक्षक को सबसे पहले कि वो महत्वपूर्ण क्या है, एक इम्पोर्टेंट टीचर में क्या होना चाहिए। और राइट आंसर में इसमें देखूं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, टू रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स। यदि स्टूडेंट्स के अंदर कुछ प्रकार की जो समस्या है या फिर डिफ़िकल्टीज़ किसी भी हो सकता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, क्लासरूम से रिलेटेड हो या फिर बाहर की कोई भी समस्या है, एक अच्छा टीचर उसको माना जा सकता है कि जो स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने में हेल्पफुल हो। इसमें राइट आंसर और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने सबसे पहले इसमें देखना है कि कौन सा इसमें और अच्छा इसका राइट आंसर हो सकता है। अगर टीचर मेंटेन डिसिप्लिन भी कर सकता है, उसको भी राइट अच्छा टीचर हम मान सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर मैं ऑप्शन सी को ही लूँगा, जो कि स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टी को दूर करे, उसी को हम एक अच्छा या फिर महत्वपूर्ण शिक्षक मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फैमिली इज़ अ मीन्स ऑफ, परिवार एक साधन है। एजुकेशन के बारे में पूछा है कि परिवार किस प्रकार का एक साधन है या कौन सी एजुकेशन है। ऑप्शन ए, इनफॉर्मल, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल या फिर डिस्टेंस एजुकेशन। सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनफॉर्मल, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल या फिर डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व
कर पाएंगे। राइट आंसर मैं आपको पहले इसमें बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, परिवार एक या फिर फैमिली एक इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। अब सबसे पहले मैं आपको फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बताता हूँ। फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो कि हम क्लासरूम में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, जहाँ पर सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, सर्टिफिकेट आपको मिलता है, डिग्री मिलती है, प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, प्रॉपर टाइम टेबल या फिर हायरिकल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। उस टाइप के जो सिस्टम को हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। तो परिवार की बात की जाए तो परिवार को हम देख सकते हैं कि इसमें फॉर्मल एजुकेशन की तरह कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आता है। तो परिवार आता है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंडर। इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जिसमें लाइक एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं पेरेंट जो टीच करा रहे हैं स्टूडेंट अपने जो बच्चों को कि किस प्रकार से खाना बनाया जाए या फिर किस प्रकार से साइकिल को सीखें। इस प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज़ हम घर में सीखते हैं वो आती है जो एजुकेशन के इनफॉर्मल एजुकेशन में। उसके बाद एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं जिसमें रीडिंग बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, जो भी हम लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते हैं वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन के अंडर आता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाइब्रेरी फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल एजुकेशन है। लाइब्रेरी को लिया जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। उसके साथ जो एजुकेशनल वेबसाइट से हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं अदर देन जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से जो सीखते हैं वो सभी चीज़ें आती है इनफॉर्मल एजुकेशन में। हम इसमें हम स्कूलों में स्टडी नहीं करते हैं या फिर जो प्रॉपर जो मेथड जो फॉलो किए जाते हैं उसमें इसको किसी भी प्रकार का फॉलो नहीं किया जाता या फिर नाइदर प्लान्ड और नॉट डेलिवरेट, ना ये प्लान्ड होते हैं ना फिर ये डेलिवरेट होते हैं। जो इसमें लर्न एट सम देख सकते हैं हम अदर देन होम, मार्केट प्लेस, होटल, इस प्रकार के जो भी एजुकेशन को हम लेते हैं वो सभी प्रकार की एजुकेशन आती है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर। तीसरा जो ऑप्शन आपके पास है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? इसमें हम सिंपली ले सकते हैं जो एडल्ट बेसिक एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी एजुकेशन। सिंपली इसमें कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट या फिर किसी गवर्नमेंट की तरफ से गांव-गांव जाके एडल्ट एजुकेशन को हमने प्रमोट करना है, उनको किसी भी प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड लाइक फिटनेस प्रोग्राम को हम करा सकते हैं। कम्युनिटी वेस्ट जो एडल्ट प्रोग्राम हो सकता है कि गांव में बैठ के एक कम्युनिटी वेस्ट सभी जितने भी एडल्ट्स हमारे जो एजुकेशन से दूर रहे हैं उनको बैठा के थोड़ा एजुकेशन सिस्टम या फिर उनकी जो डेली बेसिक नीड्स के बारे में उनको बताया जाए, वो सभी चीज़ें हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ले सकते हैं। इसमें फिटनेस प्रोग्राम, कम्युनिटी वेस्ट, एडल्ट जो ओरिएंटेड एजुकेशन, ये सभी जो चीज़ें आएगी इनफॉर्मल एजुकेशन में। उसके बाद आता है ऑप्शन डी, डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में आपको पता होगा। डिस्टेंस एजुकेशन को हम देख सकते हैं ऑप्शन के तौर एग्जांपल के तौर पे भी, जिसमें ICDEOL या फिर इग्नो। इसमें आपको स्कूल में जाने की या फिर कॉलेज में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आप घर बैठे ही किसी भी जो डिग्री या फिर अदर किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे आप डायरेक्ट पेपर ही देंगे। इस प्रकार की जो भी एजुकेशन सिस्टम होता है उसे हम डिस्टेंस या फिर दूरवर्ती शिक्षा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इग्नो को ले सकते हैं। इग्नो में आप कोई किसी भी प्रकार के आप स्कूल कॉलेजेस में नहीं जाते हैं, आप डायरेक्ट उसमें पेपर को देते हैं। आशा करता हूं कि आपको एजुकेशन सिस्टम इनफॉर्मल, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और डिस्टेंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आपसे एग्जाम्पल के तौर पर इनको पूछा जाता है, आप अलग से भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देयर इज़ अ टेंशन अमंग विलेजर्स एंड यू आर टीचर देयर, व्हाट विल यू डू? कि आप जिस गांव में आप अध्यापक हैं वहाँ पे कहा जाता है कि जो गांव वाले जो होते हैं उनके आपस में ही कुछ प्रकार का तनाव आ जाता है, आप वहाँ पे टीचर हैं तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? ऑप्शन ए, यू विल इन्फॉर्म ग्राम प्रधान, आप ग्राम प्रधान को इन्फॉर्म करेंगे, या फिर यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम, आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर ऑप्शन सी, यू विल रिपोर्ट टू पुलिस, या फिर आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, या फिर ऑप्शन डी, यू विल कीप डिस्टेंस फ्रॉम देम, या फिर आप वहाँ से दूर ही रहेंगे। एज अ टीचर आपको सोसाइटी में आपके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार होता है, आपको सोसाइटी में जुड़े रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपका जो समय दायित्व बनेगा ऑप्शन बी, यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम। आप दोनों जो पक्षों जो विलेजर्स के बीच में तनाव है उसको समझेंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की जो ये काम ना करें, तो वही आपका उस समय काम रहेगा। नेक्स्ट, अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यू अमंग स्टूडेंट्स बाय, एक शिक्षक किसके द्वारा विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है? कि किस प्रकार से स्टूडेंट के अंदर सोशल जो वैल्यूज़ को जनरेट या फिर उनको डेवलप किया जाता है? ऑप्शन ए, टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल, उनको ग्रेट पीपल या फिर
जो महान लोगों के बारे में उनको बताएं, या फिर ऑप्शन बी डेवलपिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन, उनके अंदर जो डिसिप्लिन की भावना को उत्पन्न करना, या फिर ऑप्शन सी बिहेविंग आइडियली, उनके साथ आदर्श आदर्श व्यक्ति की तरह उनके साथ बिहेव करना, या फिर ऑप्शन डी टेलिंग देम गुड स्टोरीज, उनको गुड स्टोरीज बताना। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बिहेविंग आइडियली। आपको स्टूडेंट के साथ अपना जो बिहेवियर है एक आदर्श व्यक्ति के रूप में रखना है। आपका बिहेवियर ही स्टूडेंट्स के अंदर एक सोशल वैल्यू को डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप जितना अच्छा बिहेव स्टूडेंट्स के साथ रखेंगे, आपसे वही स्टूडेंट आपकी जितनी भी जो भी आप करते हैं वो सभी आप वहाँ से सीखते हैं, आपको ही वो अपने आदर्श मानेंगे। उसी प्रकार से आप बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज़ को डेवलप कर पाएंगे। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट विल यू डू इन लेजर टाइम इन स्कूल? यू विल, जब आप स्कूल में खाली समय में बैठे होंगे तो आप उसमें क्या करेंगे? ऑप्शन ए टेक रेस्ट इन टीचर रूम, जो टीचर रूम है वहाँ पे आप रेस्ट करेंगे, या फिर ऑप्शन बी रीड मैगजीन इन लाइब्रेरी, या फिर लाइब्रेरी में आप मैगजीन पढ़ेंगे। ऑप्शन सी टॉक टू क्लर्क इन ऑफिस, या फिर आप जो क्लर्क होंगे उनसे बात करेंगे, या फिर ऑप्शन डी चेक होमवर्क ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर आप स्टूडेंट्स का जो होमवर्क होगा उसको चेक करेंगे। खाली समय की बात हो रही है, एज ए टीचर आपका काम क्या होगा? राइट आंसर मैं आपको बता दूं, आपके पास खाली समय में आप बच्चों की जो होमवर्क्स होता है उसको आप चेक कर सकते हैं, जिसमें कि कॉपियां हो सकती है चेक करने को, या फिर टेस्ट जो आपने लिया होगा उसको आप खाली समय में बैठ के चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ टीचर आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास 2, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है। क्यों एक टीचर कक्षा में बच्चों से क्वेश्चन को पूछता है? ऑप्शन है कीप स्टूडेंट्स बिजी, स्टूडेंट्स को बिजी रखने के लिए, मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन, स्टूडेंट का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी टीच करने के लिए। राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन सी। जैसे ही स्टूडेंट टीचर कोई क्वेश्चन क्लासरूम में बच्चे से पूछता है तो उसका जो ध्यान एकदम से टीचर की तरफ आ जाता है। अगर वो कहीं अगर एक्टिविटीज़ में बिजी होगा तो उसका जो ध्यान एकदम से उस क्वेश्चन की तरफ या फिर टीचर की तरफ आ जाएगा। उसी को देखते हुए टीचर क्लासरूम में समय समय पर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रेरित किया जाना चाहिए? एज अ टीचर आपको स्टूडेंट्स को प्रेरित करना है उनकी जीवन में सफलता के लिए। किस प्रकार से आप उनको प्रेरित करेंगे या फिर उनको मोटिवेट करेंगे? आप उनको कहेंगे कि सिलेक्टेड स्टडी करें, या फिर ऑप्शन बी इंसिडेंटल स्टडी, या फिर ऑप्शन सी इंटेंसिव स्टडी, इसमें कि गहन अध्ययन हो सकता है, ऑप्शन डी लर्निंग बाय रेसिटेशन, या फिर पठन के द्वारा। तो राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन सी इंटेंसिव स्टडी। आप उनको प्रेरित करेंगे कि आप गहन स्टडी या फिर गहन अध्ययन करें, या फिर इंटेंसिव स्टडी करें। जो जिस भी सब्जेक्ट या फिर जिस भी टॉपिक को आप पढ़ें उनकी पूरी की पूरी जड़ तक आप उसको अच्छे से समझें, ताकि उनको कोई किसी भी प्रकार का डाउट उसमें ना रहे। तो इसका राइट आंसर यही रहेगा ऑप्शन सी इंटेंसिव स्टडी। आगे इसमें देख सकते हैं आप, इंटेंसिव स्टडी इज़ द वे बाय विच स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। जो गहन अध्ययन के द्वारा ही स्टूडेंट्स के अंदर उनको मोटिवेट किया जाता है उनकी लाइफ की सक्सेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हैबिट ऑफ एब्सेंटिज्म ऑफ स्टूडेंट, छात्र की अनुपस्थिति की आदत के संदर्भ में है कि छात्र की बार बार एब्सेंट रहने की आदत के बारे में किस प्रकार से उसको समझना चाहिए हमें। ऑप्शन ए द प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स शुड बी गेट वॉरिड, कि प्रिंसिपल और माता पिता को इसमें चिंतित होना चाहिए, या फिर ऑप्शन बी द ऑफिशियल ऑफ स्कूल्स शुड टेक एक्शन अगेंस्ट देम एज पर स्कूल डिसिप्लिन, जो ऑफिशियल हैं स्कूल्स के उनको एक्शन लेना चाहिए जो स्कूल डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, या फिर ऑप्शन सी द टीचर शुड टेक इट एज अ सीरियस प्रॉब्लम, टीचर को इस प्रॉब्लम को सीरियस प्रॉब्लम समझ लेना चाहिए। ऑप्शन डी दे शुड गिव लेस प्रायोरिटी इन द क्लासरूम इन रिलेशन टू रेगुलर स्टूडेंट, जो रेगुलर स्टूडेंट की से उन स्टूडेंट्स को कम प्रायोरिटी देना, जो एब्सेंट रह रहा है उनको कम प्रायोरिटी देना अदर देन रेगुलर स्टूडेंट के। इसमें इस जो हैबिट है एब्सेंटिज्म की, बार बार अनुपस्थिति की, उस समय राइट आंसर की मैं इसमें बात करूं तो ऑप्शन सी, जो टीचर होता है आपका क्लास टीचर, उसको इसके प्रति जो इस प्रॉब्लम को उनको समझना चाहिए कि काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है,
कि क्यों स्टूडेंट बार बार एब्सेंट रह रहे हैं और क्यों इसकी आदत बन गई है। उसको प्रॉपर तरीके से उसको समझना चाहिए और उसके बाद ही उसमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी रहेगा, टीचर शुड टेक इट एज अ सीरियस प्रॉब्लम, ताकि बार बार जो वह स्टूडेंट एब्सेंट ना रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन सम डिफरेंट वे एज टॉट बाय द टीचर फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड बुक्स देन दीज स्टूडेंट्स शुड बी, कि जब छात्र शिक्षक द्वारा सिखाई गई किताबों से कुछ अलग तरीके के प्रश्नों जो उनको हल करने की कोशिश करते हैं, तो इन स्थिति में छात्रों को चाहिए कि स्टूडेंट्स को इसमें क्या करना चाहिए, इनकरेज टू कंसल्ट सम अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, या फिर उनको डिस्करेज करना चाहिए जो भी उन्होंने अदर सोर्स लिया है, या फिर आप इसको या उनको इनकरेज टू कंसल्ट सम अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, या फिर इनकरेज करना चाहिए, या फिर ऑप्शन बी सजेस्टेड टू टॉक विद देयर टीचर आफ्टर द पीरियड, उनको सजेस्ट करना चाहिए कि जो उनके जो टीचर हैं उनके साथ पीरियड के बाद, या फिर ऑप्शन डी सजेस्टेड टू फॉलो द क्लासरूम नोट्स इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क इन एग्जामिनेशन, या फिर आप उनको सजेस्ट करेंगे कि आपने जो क्लासरूम में नोट्स पढ़ाए हैं वही मोर देन इनफ है या फिर सफिशिएंट है एग्जामिनेशन के लिए। राइट आंसर की इसमें मैं बात करूंगा, या फिर आपको अगर किसी स्टूडेंट्स ने अदर सोर्सेज से भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आपको इसमें डिस्करेज के अलावा उनको एनकरेज करना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही रहेगा, एनकरेज टू कंसल्ट सम अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, उनको प्रेरित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट इन विच स्टूडेंट्स लीव देयर स्कूलिंग इन अर्ली ईयर्स कैन बी टैकल्ड इन बेटर वे थ्रू, ड्रॉप आउट की समस्या जिसमें छात्र प्रारंभिक वर्षों में अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ देते हैं, उनको बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। ऑप्शन ए रिडक्शन ऑफ दी वेट ऑफ करिकुलम, जो सिलेबस होता है उसमें कमी की जाए, या फिर ऑप्शन करके, या फिर ऑप्शन बी सिंपैथी ऑफ टीचर्स की सिंपैथी या सहानुभूति, ऑप्शन सी अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल के द्वारा एक अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट को प्रोवाइड किया जाना, या फिर ऑप्शन डी एनकरेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करना। किस प्रकार से इस समस्या से हम निपट सकते हैं? राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन डी, हमें इस स्थिति में स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है, उनको मोटिवेट करना है कि आप स्कूल में आएँ और एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से वहाँ पे लें। इसमें हम देख सकते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट इन विच स्टूडेंट्स लीव देयर स्कूलिंग इन अर्ली ईयर कैन बी टैकल्ड इन अ बेटर वे थ्रू एनकरेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट्स को उसमें प्रोत्साहित करना है ताकि स्कूल से बच्चा ड्रॉप आउट ना हो या फिर स्कूल को ना छोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडल टीचर इज, एक आदर्श शिक्षक है, किस प्रकार से हम एक शिक्षक को आदर्श शिक्षक मान सकते हैं? ऑप्शन ए टीचेस द होल करिकुलम, जो पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाए, या फिर ऑप्शन बी हेल्प्स हिज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, सीखने में जो अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हेल्प करना, या फिर ऑप्शन सी इज़ अ फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, वही एक फ्रेंड है, दोस्त है, फिलोसफर है और गाइड है, उसको आइडल टीचर मान सकते हैं। ऑप्शन डी मेंटेनिंग गुड डिसिप्लिन, या फिर गुड डिसिप्लिन को मेंटेन करना। आदर्श शिक्षक या आइडल टीचर वही होता है जो कि एक एज अ फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड, तो इस प्रकार की सभी प्रकार जो खूबियाँ उसमें अगर होगी उसी को हम आइडल टीचर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए टू डेवलप वोकेशनल स्किल्स इन द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स के अंदर व्यावसायिक स्किल को डेवलप करे, या फिर ऑप्शन बी टू डेवलप सोशल अवेयरनेस इन द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स के अंदर सोशल अवेयरनेस को जागृत करे, या फिर ऑप्शन सी टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, जो स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करे, या फिर ऑप्शन डी टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन डी, टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। उसी प्रकार से हम जो मेन एम होना चाहिए एजुकेशन का, ताकि जिस प्रकार से जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन में आ रहे हैं उन सभी का यूज़ प्रैक्टिकल लाइफ में भी हो। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन डी, प्रिपेयर करना स्टूडेंट्स को उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। तो इस लेक्चर में लगभग हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि क्वेश्चन को और ऐड किया जाए, तो उसमें हम 20 क्वेश्चन लगभग हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि सबको इस प्रकार का जो क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहें और फिर अपने जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें बेनिफिट मिल सके। तो आप लेक्चर की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो बाकी आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।